और घर से हिडमा निकलेगा, कितने हिडमा लोगे, हिडमा मारेंगे, घर से हिडमा निकलेगा, एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान वामपंथी अफकार का एक अड्डा बन चुका है। हिडमा जैसे एक मोस्ट वांटेड क्रिम नहीं, मैं तो ऑब्वियसली आई से कॉमरेड, फॉर मी ही इज कॉमरेड फॉर श्योर। यहाँ नक्सलियों को अब बाइफिक्र बताया जाता है, सत्ता विरोध कब और कैसे देश विरोध में ढल जाता है। पैलेस्टाइन के ऊपर हमारा पॉलिटिकल टेक है कि हम उसकी क्या नाम है डिमांड करते हैं कि वहाँ पे जो भी जेनोसाइड है वो रुकना चाहिए इजराइल का। जेएनयू के जो 2 स्टूडेंट हैं सरजील इमाम और उमर खालिद, और उनको रावण की कैटेगरी में करके पुतला जलाना इज हाईली प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए। शर्जील इमाम एंड उमर खालिद, उन्होंने सीआरपीएफ के जवान मार दिए, वो देश के लिए खतरा नहीं है। जो आपके लेना है जरूरी नहीं वो हर किसी के लेना है। strongly opposing the release of the accused booked under the UAPA in the 2020 Delhi riots conspiracy case. आखिर इस सब के पीछे कौन सी हवा, कौन सी सोच, कौन सी ताकतें काम करती हैं? असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here, I am not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ सप्लाई जा रहा है बंद करो, तो वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुसलमान। हम क्या चाहते हैं? रात हमारा, मिलकर बोलो, मजबूर वाले, एक दल वाले, जो तुम ना दोगे, वो लड़के लेंगे। प्रदूषण के नाम पर जो प्रदर्शन इंडिया गेट के बाहर 9 नवंबर और 23 नवंबर को किए गए, उसमें प्रदूषण के मुद्दे को भुलाकर हिडमा और फिलिस्तीन के नारे और पोस्टर लहराए गए। नए लेबर कोड के खिलाफ विपक्ष ने जिस विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, उसमें भी जेएनयू के वामपंथी छात्र संगठन शामिल हुए। जेएनयू मेरा सलाम साथियों, मेरा नाम अदिति है और मैं जेएनयू प्रेसिडेंट हूँ। और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से मैं अभी जो मजलूम का संघर्ष चल रहा है, उस तमाम छात्रों की तरफ से मैं सॉलिडारिटी पेश करती हूँ। जब मैं और रितिका इस प्रोटेस्ट की कहानी जानने दिल्ली जेएनयू कैंपस जाकर वहां के छात्र एक्टिविस्टों से बातचीत की, जिसपे कई तरह के खुलासे हुए। ऑप इंडिया ने अपने लेख में इस पूरे प्रदर्शन की टूलकिट को उजागर कर दिया, लेकिन हम उन छात्रों से बात करने गए जो जेएनयू में प्रोटेस्ट की पढ़ाई करते हैं। हमने प्रोटेस्ट की पढ़ाई इस शब्द का इस्तेमाल किया। इससे आप चौंकिए मत, क्योंकि हर बड़े सरकार विरोधी आंदोलन का बीजारोपण ऐसे ही शिक्षा संस्थान में हुआ है जिसमें वामपंथी छात्र संगठन का जोर चलता है। हर आंदोलन को युवा फुट सोल्जर की सप्लाई करवाने में यही संगठन अपना योगदान देकर संस्थान को बदनाम कर देते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनके नायक कौन है। हर सरकार विरोधी या देश विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ये क्यों प्रेरित हो जाते हैं? अपनी रेगुलर पढ़ाई के अलावा इनकी नज़रों को ऐसा क्या दिखाई देता है जो ये अपना करियर वरियर छोड़ छाड़ कर झोला उठाने के लिए आतुर हो जाते हैं? सबसे पहले हमने वामपंथी संगठनों के छात्रों से इस बारे में बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए आपको सुनाते हैं इन्हीं में से एक छात्र के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश। एक तो मुझे ये क्लियर नहीं कि आप, क्योंकि 2 प्रोटेस्ट हुए हैं, एक पहले हुआ था, एक कल हुआ है प्रोटेस्ट। तो हाँ, तो उसमें नो डाउट जेएनयू ने उसको ज्वाइन किया था, बट मुझे नहीं लगता कि उसका फेस कोई अदिति मिश्रा या जेएनयू से उसका फेस था। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो दिल्ली के सिटीजन्स यहाँ पर आते हैं, इंडिया गेट जो कि एक पब्लिक स्पेस है, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आते हैं, तो देखा जाता है कि वो प्रोटेस्ट भी नहीं होने दिया जाता है। हाँ, गजा और फिलिस्तीन, देखिए कि कोई भी गैदरिंग होती है उसमें कभी आप ऐसा नहीं देखोगे। दुनिया के आंदोलनों का इतिहास कभी ऐसा नहीं रहा है कि हर आंदोलन के अंदर 10 तरह की मांगे होती हैं। अगर कोई स्पेसिफिक डिमांड से भी हो रहा है तो सबको अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। कोई किसी के हाथ में जाके पोस्टर पकड़ा नहीं सकता अगर कोई लेके खड़ा है। और हम एसएफआई की भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें कोई दिक्कत उसमें नहीं लगती कि अगर कोई गजा या पैलेस्टाइन के पोस्टर लेके वहाँ पे खड़ा है। पैलेस्टाइन के ऊपर हमारा पॉलिटिकल टेक है
कि हम उसकी क्या नाम है डिमांड करते हैं कि वहाँ पे जो भी जिनोसाइड है वो रुकना चाहिए इजराइल का, और उसको रेज करने के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म, आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये गैदरिंग थी आप यहाँ मतलब दूसरी बात कैसे कर सकते हो। हम जेएनयू में भी अगर किसी एक चीज़ के प्रोटेस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे 10 नारे और भी लगाते हैं। जुल्म की टक्कर में, एनआरसी की टक्कर में, एनपीआर की टक्कर में, तो डीयू मांगे तो जामिया मांगे, तो अलीगढ़ से, तो पीयू से, तो पटना बोले, तो केरल बोले, आजाद देश में अम्बेडकर वाली, अफाक वाली, तो बिस्मिल वाली, तो बिरसा वाली, फातिमा वाली, तो फूले वाली। पे 20 चीज़ें और हम नई चीज़ें भी रेज करते हैं। तो आंदोलनों में ऐसा ही होता है, और अगर कोई कॉल लिया भी गया था, अगर उसने किसी ने मतलब रखा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है, तो वो है। और दूसरा, जहाँ तक मजदूर के लेबर कोड्स का सवाल है, वो उन्होंने कॉल दिया है 26 तारीख को हड़ताल का। हमारे संगठन ने भी उस कॉल को ज्वाइन करने का, एसएफआई उसका पूरा समर्थन कर रही है विदाउट एनी बट, कोई डाउट नहीं है हमें इस बात में। मोदी गवर्नमेंट आई है, खासकर ऐसा नहीं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, खासकर जिस तरीके से अलग अलग चेंजेस लेबर लॉज में लाए गए हैं, मजदूरों के, किसानों के जो अधिकार हैं, जो उनके पक्ष में कुछ बात करते थे, जो उनके काम के घंटे तय करते थे, जो उनकी वेजेस, मिनिमम वेजेस तय करते थे, जिस तरीके से एड होक पे लाके, जिस तरीके से कच्चे कर्मचारी भरने की जो प्रवृत्ति पूरी हर जगह पे गई है। और हमें लगता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि जब से मोदी सरकार आई है तो ये हमला और ज़्यादा तेज हुआ है, और मजदूरों और किसानों का जो बुनियादी अधिकार हैं उनके ऊपर भी जो हमला है वो तेज हुआ है, और उसी को लेकर हड़ताल हो रही है। और मेरा ये मानना है कि काफ़ी अच्छी स्ट्राइक इस बार ये होने वाली है, क्योंकि मतलब पूरे देश के अंदर एक गुस्सा का जो भाव है वो धीरे धीरे मतलब एटलीस्ट सड़कों पे तो दिख रहा है। वो बेशक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट सड़कों पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम यहाँ पोस्टर निकालें, मोबिलाइज करेंगे स्टूडेंट्स को। हो सकता है कि एसएफआई का जो सेंट्रल कमेटी, उन्होंने भी कॉल दिया है कि जो न्यू लेबर कोड्स हैं उनको, उनकी जो कॉपीज़ हैं उसको जलाने का। तो शायद हम, हो सकता है जेएनयू में साबरमती ढाबा पे या मेन गेट पे, जहाँ पे भी कोई प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। इस वर्ष जेएनयू में हुए नवरात्रि और दशहरा उत्सव में कुछ छात्रों ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जिल इमाम की फोटो का दहन किया। आपको बता दें कि ये दोनों देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद वामपंथी संगठनों के छात्रों ने मां दुर्गा की मूर्ति का अपमान किया और हिंदू छात्रों पर पत्थरबाजी भी की। हमने इस हंगामे के बारे में भी इस छात्र से सवाल पूछे। इस पर उसका क्या जवाब है, आप भी सुनिए। देखिए, मैं तो क्योंकि वहाँ पे मौजूद था खुद, तो मैंने तो देखा ही था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बेसिकली पहली प्रॉब्लमेटिक थिंग तो यही है कि जेएनयू के जो दो स्टूडेंट हैं, शर्जिल इमाम और उमर खालिद, उनसे आपका पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, सबके अपने अपने टेक हो सकते हैं, और अलग अलग पार्टियों के विद इन लेफ्ट भी सबके अपने अपने टेक हैं उमर खालिद और शर्जिल इमाम के ऊपर। बट उनको रावण बना के उनका पुतला जलाना, दो जो जिंदा इंसान हैं, जेएनयू के स्टूडेंट हैं, और उनको रावण की कैटेगरी में करके पुतला जलाना इज हाईली प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरज़ू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, बाकी जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकता है। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है वो जो Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I am not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. हम क्या चाहते हैं? मिलकर बोलो, मजबूर वाले, एक दल वाले। और उनको रावण की कैटेगरी में करके पुतला जलाना इज हाईली प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए। और इसीलिए जो इन्होंने ये
फैसला लिया, उसके बाद यूनियन ने भी क्या नाम है ये फैसला था कि हम एटलीस्ट हमको इनसे सीधा कन्फ्रंट करने नहीं जा रहे हैं, बट हमारा जो टेक है, हम जो करना चाहते हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर, वो हम सामने रखें लोगों के। दूसरा टी पॉइंट के ऊपर वो हुआ था। पहली बात तो ये अपने आप में हीरो में कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको पत्थर मारा गया, मैं आपको भी करेक्ट कर दूँ, कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसके अंदर लकड़ी फेंकी गई, मैं वहीं पे था। नहीं, मैं बता दूंगा आपको, मैं वही बता रहा हूँ। अगर कोई वीडियो होगी तो मैं दावा करके कह रहा हूँ ना आपको, मैं ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं आमने सामने बैठ के मैं बोल रहा हूँ कि कोई वीडियो नहीं मिलेगी। ये सब एक प्रोपेगेंडा है। एक चप्पल फेंकी गई थी, उसके बाद उसके रिटेलिएशन में भी दूसरी तरह से चप्पल फेंकी गई थी। मैं वहाँ मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से देखा। दोनों के लिए रास्ता साफ था। टी पॉइंट का जो रास्ता है वो बहुत चौड़ा रास्ता है, आराम से निकल के जा सकते हैं। डीजे लेके वो लोग आए, डीजे लेकर वहाँ पे नाचना शुरू किया, वहाँ पे लोगों से झगड़ा करना शुरू किया, जबकि पूरा मेरे पास एविडेंस है, अगर आप चाहोगे मैं एविडेंस दिखा दूंगा आपको, कि आराम से लोग खड़े होकर अपने नारे लगा रहे थे। जो हमें तरीका पता है कि प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है, अपनी असहमति कैसे दर्ज करवाई जाती है। जिस तरीके से आज के दिन, मतलब आज देश की सरकार, आप बहुत सारे आदिवासियों को जिस तरीके से माओइस्ट बोल के मारा जा रहा है, इस देश के फोर्सेस के द्वारा है। मैं इसमें कहने में हमें कोई वो दो राय नहीं, और ये एविडेंस है इस बात के, ऐसा नहीं कि नहीं। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात होनी चाहिए, वो डिस्कोर्स भी खुलना चाहिए कि अगर आदिवासियों का जमीन छोड़ा जा रहा है, मतलब वो कॉरपोरेट्स को बेचा जा रहा है। नहीं, जेएनयू हमेशा से ही प्रोटेस्ट का हब था। मुझे नहीं लगता कि जेएनयू कभी भी प्रोटेस्ट का हब नहीं रहा है। जेएनयू है तो वो प्रोटेस्ट की वजह से ही है। तो साथियों, बहुत जरूरी है कि हम सब इन मुद्दों पे बार बार उठे, इकट्ठा हों और इनको बताएं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम जागरूक नागरिक हैं। तो वो है। और दूसरा, जहाँ तक मजदूर के लेबर कोड्स का सवाल है, वो उन्होंने कॉल दिया है 26 तारीख को हड़ताल का। हमारे संगठन ने भी उस कॉल को ज्वाइन करने का, एसएफआई उसका पूरा समर्थन कर रही है, पूरा समर्थन कर रही है, विदाउट एनी बट। कोई डाउट नहीं है हमें इस बात में। मैं तो मानता हूँ, मेरी तो व्यक्तिगत इच्छा कि देखा जाना चाहिए, बट किसानों के और मजदूरों के आंदोलन में बड़ा अंतर ये है कि उनके पास उतना जो मतलब संसाधनों की जो शक्ति है वो नहीं है। आप देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब के जो किसान थे, सिर्फ 2 राज्यों के किसान ने देश की कैपिटल को घेर लिया। मैं तो उस पूरे आंदोलन में शामिल रहा था। 9 नवंबर के बाद 23 नवंबर को दिल्ली की इंडिया गेट के सामने दोबारा प्रदूषण के नाम पर प्रदर्शन हुआ। इसमें भी वामपंथी संगठनों से जुड़े कुछ छात्र दिखाई दिए। आंदोलन प्रदूषण के मुद्दे से शुरू हुआ और माओवादी नक्सली मडवी हिडमा के महिमा मंडन में कब तब्दील हो गया ये पता नहीं चला। हमने इससे भी जुड़े सवाल जेएनयू के वामपंथी संगठनों के कुछ छात्रों से पूछे। आइए आपको सुनाते हैं इस बातचीत का कुछ अंश। छात्र संघ का चुनाव होता है। चुनाव के बाद 2 प्रोटेस्टों में सीधे तौर पे जेएनयू को सम्मिलित देखा जाता है। दोनों प्रोटेस्ट थे प्रदूषण। पहले प्रोटेस्ट में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा फेस रहती हैं, जिन्हें डिटेन किया जाता है। और दूसरे प्रोटेस्ट में जो कल शाम हुई है 22 नवंबर की शाम इंडिया गेट के बाहर जो फिर से प्रदूषण को लेकर हुआ, लेकिन उसमें हिडमा के नारे लगाए गए। जो लड़की नारे लगा रही थी वो शायद बतलाई जा रही कि भगत सिंह कॉलेज से है, लेकिन उसके साथ 1-2 और लड़के दिखे जो जेएनयू से एसोसिएट बताए जा रहे हैं। इस पे आप क्या समझते हैं? जेएनयू जो है सारे स्टूडेंट, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट को साथ लेकर इस मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रही थी। हम सब उसके साथ थे। प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सारी 28,000 के आसपास लोग, उनका डेथ होता है प्रदूषण के कारण। इस तरह की मुद्दे को अगर नहीं उठाया जाए, आज डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि एक तरह की स्टेट ऑफ इमरजेंसी आ गई है, तो ज़रूरत है कि एकेडमिक स्पेसेज में इस पे बात हो और सरकार एकेडमिक स्पेसेज में जो बात हो रही है उसको एक पॉजिटिव वे मिले और वहाँ से कुछ पॉइंटर्स उठा के उन लोगों के साथ डायलॉग करके
कुछ सॉल्यूशन निकाले। सुना आपने, ये चाहते हैं कि सरकार एकेडमिक स्पेस से बात करे। वैसे तो उमर खालिद और शर्जिल इमाम का पूरा विमर्श ही एकेडमिक स्पेस से शुरू हुआ था और हमने देखा है कि किस तरह से उसकी परिणति दिल्ली में 2020 में हुए हिंदू विरोधी दंगों में हुई थी। एकेडमिक स्पेस से सरकार के प्रति इनका रिएक्शन कैसा होता है? मिसाल के तौर पर लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर फेस रिकॉग्नाइजेशन मशीन लगाया गया ताकि लाइब्रेरी का एक्सेस छात्रों को ही हो और किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को ना हो। यह एकदम बेसिक चीज है जहां सरकार एकेडमिक स्पेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, कुछ सुविधा दे रही है। तो उस मशीन का इन शांति प्रिय वामपंथी संगठनों के छात्रों ने क्या हश्र किया, ये आप खुद ही देख लीजिए। अभी तक तो इस कॉमरेड की भट्टी गर्म हो रही थी, आगे उसने क्या बातें की हैं ये भी सुन लीजिए और इस बार सवाल भी ध्यान से सुनिएगा। आपने पॉजिटिव वे की बात की, आपने डायलॉग की बात की, लेकिन प्रदूषण के प्रदर्शन के आड़ में अगर हिडमा के नारे लगे, 2010 के आसपास मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या हिडमा ने की, जिसे एक तरीके से नक्सल इनकाउंटर नाम दिया गया और उसी हिडमा के लिए इसी जेएनयू कैंपस में जश्न मनाया गया उसी 2010 में, जब उसने उस 76 सीआरपीएफ के जवानों को मारा। तो क्या सीआरपीएफ के जवान के मारने की जो मार रहा है उसके लिए ये नारा लगाना कि तुम एक हिडमा मारोगे 1000 हिडमा पैदा होगा, ये कहाँ से जस्टिफाई? देखिए, लैंडलेस लेबर्स की क्या 70% लैंडलेस लेबर्स हैं। आप देखेंगे उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। उसी बिहार में आप देखेंगे कि 1 रुपये में अडानी को हज़ारों एकड़ ज़मीन दे दी गई। तो इस पे सवाल उठता है, आप एक तरफ गवर्नमेंट, हम वायलेंस को अप्रिसिएट नहीं करते हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं नक्सलिज्म की। कई दिनों से लगातार रिपोर्ट आ रही है कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, वो एक पीसफुल नेगोशिएशन करना चाहते हैं सरकार के साथ। सरकार को हमें लगता है उस नेगोशिएशन में जाना चाहिए, उसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए। वो लोग भी कहीं ना कहीं जनता, उनकी जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका बात रख रहे हैं, उनका अपना एक नज़रिया हो सकता है, वो अपने तरीके से बात रखना चाहते हैं, अपने तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम बदले की भावना से, स्टेट गवर्नमेंट बदले की भावना से अपने ही लोगों को एक तरह से मारना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हमें लगता है पीसफुल नेगोशिएशन होनी चाहिए और इस मामले का एक सेटलमेंट होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, इसको और फर्दर एस्केलेट नहीं करनी चाहिए। आपने सीज फायर की बात की, आपने फर्दर एक्सेलेट की बात की। गृह मंत्री अमित शाह का बयान है कि वो पूरे देश को नक्सल फ्री बनाने के लिए 31 मार्च 2026 का डेडलाइन देते हैं। सरेंडर की अगर बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि करीब 2014 के बाद से करीब 2000 नक्सल को सरेंडर किया है, जिसमें हाल ही में महाराष्ट्र में नक्सल के सबसे टॉप कमांडर सोनू ने सरेंडर किया। आपने भी ये न्यूज़ देखा होगा, और वो अभी और एक बड़े पैमाने पर सरेंडर का कार्यक्रम क्लेम कर रहे हैं कि 15 नवंबर को उनको डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था, और 18 नवंबर का उनका इनकाउंटर होता है। और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो एक स्टेज इनकाउंटर था, फेक इनकाउंटर था। मुझे लगता है कि यहाँ हम जिस देश में हैं, हम उस देश से प्यार करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार करते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर सरकार अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज और एक कमेटी बना के उनकी निष्पक्ष जांच हो सकती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं,
तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे नारे लगाने का आरोप जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके ग्रुप पर लगाया गया था। सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान तो उमर खालिद और शर्जिल इमाम का नाम भी काफी गलत कारणों से चर्चित रहा। हमने इस छात्र से इस विषय पर भी बात की। मेरे दो आखिरी सवाल ऐसे हैं कि आपने 2016 के उस बयान को फैब्रिकेटेड बताया और उस पर माफी मांगी गई जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने है। वहां पे कन्हैया कुमार के अलावा एक और शख्स था, नाम उमर खालिद। जहाँ तक शर्जिल इमाम और उमर खालिद की बात है तो ये लोग भी अपनी आवाज़ उठा रहे थे सीए के अगेंस्ट। उन्हें लग रहा था कि इसमें डिस्क्रिमिनेटरी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बातें हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उस तरह की वीडियोस हमारे सामने कभी नहीं आए हैं। वो भले ही एक प्रोटेस्ट के अपने मोड की बात कर रहे थे कि हम धरना प्रदर्शन पे बैठ सकते हैं, चक्का जाम की बात कर रहे थे, ऐसा हम लोगों को पता है, लेकिन कभी इस तरह के इंटेंशन सामने नहीं आए हैं कि कोई अपने देश के खिलाफ बोले। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए हमें भरपूर प्यार है। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हम बात करते हैं। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकते हैं, हम किसी पार्टी के अगेंस्ट हो सकते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। नौजवान संघर्ष करो, कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। तो वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। अभी तक जिन दो छात्रों के बयान आपने सुने वो एमए और पीएचडी के छात्र हैं। उन्होंने जेएनयू में काफ़ी लंबा समय बिताया है, लेकिन वामपंथी ब्रेन वॉशिंग तो यहाँ आते ही शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम आपको एक छात्रा के साथ हुई बातचीत के अंश सुनाएंगे। ये पूरी बातचीत बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस छात्रा को जेएनयू में आकर मुश्किल से 1 या 2 ही साल हुआ है। जहाँ तक कि इन हिडमा के इनकाउंटर को लेकर जो भी बातें हो रही है, कोई कह रहा है फेक इनकाउंटर है, कोई कह रहा है सरेंडर करने वाले थे। द वायर ने बाकायदा एक आर्टिकल लिख दिया कि हिडमा आदिवासी नायक या फिर मोस्ट वांटेड। इस पे क्या है? देखिए, हम लोग मतलब जितना भी देखा जाता है और जितने भी सिविल राइट आप भी लॉयर्स वगैरह होंगे या कोई एक्टिविस्ट होंगे तो उनका ये बहुत ज़्यादा क्लियर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आता है कि एनकाउंटर इज़ फेक। क्योंकि ये मानना बहुत ज़्यादा मतलब वेग है कि हिडमा जैसे एक मोस्ट वांटेड क्रिम नहीं। मैं तो ऑब्वियसली आई से कॉमरेड, फॉर मी ही इज़ कॉमरेड फॉर श्योर। बट उनका वो हथियार उठाना, उनका हथियार बंद होने का कारण क्या था? जब आप उनकी ज़मीनों को 1-1 रुपए में बेच देते हैं और जब अथॉरिटी हो गया, जब गवर्नमेंट हो गया, उनको उन चीज़ों से एड्रेस नहीं करती है तो फिर एक वो अटेंशन देने के लिए अपने ऊपर वो हथियार उठाते हैं। वो अपना, अगर आप सिंपल मतलब उनको देश के नागरिक के तौर पे नहीं उनके लिए काम करेंगे तो वो कोई ना कोई ज़रिया निकाल ही लेते हैं। फिर लोग उसको एज अ कॉमरेड देख रहे हैं। कॉमरेड का मतलब क्या होता है? आपका साथी, एक ऐसा साथी जो सीआरपीएफ के जवानों को मार दे, जो उनको मार दे, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। उस चीज़ के बारे में देखिए, अब मैं इस तरह से, अब ये बहुत ज़्यादा ऐसे थिन लाइन वाली चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, इसमें आप मल्टीपल एस्पेक्ट से देखेंगे तो इस तरह से तो मैं ये भी बहुत बार बोलना चाहूँगी। अब कुन्नान पोशपुरा का केस में लाना चाहूँगी। वो भी एक केस था जहाँ पे बहुत सारी कश्मीरी महिलाओं ने बोला था कि उनका रेप किया गया, बट उस केस को दबा दिया गया। तो उस पर आर्मी एक्यूज थी। इस बात को कोई बोलना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, बट वो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं। उस चीज़ को स्टेट ने दबाया, उस चीज़ को डिफेंस ऑफिसर्स ने दबाया। आपने सुना, नक्सली हिडमा इस लड़की का हीरो है, कॉमरेड है, आइडल है। आपने ये भी सुना कि ये लड़की अपने छात्र संगठन के किसी सीनियर द्वारा बताई गई उस कहानी पर विश्वास करती है जिस कहानी में ये कहा जाता है कि सुरक्षा बलों ने महिलाओं का रेप किया। कुछ ऐसे ही बातें पहले भी जेएनयू के किसी छात्र ने की थी। अगर आपको नाम पता ना हो तो मैं बताता हूं। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने ये बातें की थी। हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों।
हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, सुरक्षा बलों। आपने एज अ कॉमरेड बोला, दैट मीन्स कि वो आपके आइडल है। कॉमरेड बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप उनको ऐसे देख रहे हैं जो आपके टॉर्च बेयरर है इन फ्यूचर भी। तो मैं भी आपसे बोलना चाह रही हूँ कि आर्मी ने ये चीज किया, उसके बाद भी यू आर सेइंग, मतलब एक पार्ट पे पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोल रही हूँ जिसको आप ऐसे कॉमरेड देख रहे हैं, आप उसके बारे में बताइए कि क्या आप आने वाले समय में उनकी ऐसे ही कॉमरेडरी को आगे प्रमोट करेंगे। हम लोगों का इसमें क्लियर स्टैंड है। फॉर मी इंडिविजुअली आई कैन से दैट हाँ, आई रियली थिंक दैट ही वाज द करेजियस पर्सन। क्या जो लोग देश के लिए खतरा है, क्या उनके लिए ऐसे प्रमोशन किया जाना चाहिए कि अगर आज एक हिडमा मरा है तो कल 1000 हिडमा और पैदा होंगे? उसका क्या मतलब है? ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उस लड़की के वर्ड्स हैं जो कल प्रोटेस्ट कर रही थी। अच्छा, तो उनके वर्ड्स हैं? हाँ, क्या कि देश की एक हिडमा जब मरेगा तो उसके बाद 1000 हिडमा पैदा होंगे। देश के लिए खतरा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। उन्होंने सीआरपीएफ के जवान मार दिए, वो देश के लिए खतरा नहीं है? नहीं, देश के लिए आप इसको किस तरह से तोड़ मरोड़ की चीज़ों को वो करें? मैं तोड़ मरोड़ के नहीं, मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। अगर आपके सामने कोई मर्डर होता है, साफ सीधा आपके सामने कोई जवान कोई आता है, आतंकवादी आता है, विदाउट एनी रीज़न दूसरे को मार देता है, तो वो क्या है? उसको आप कॉमरेड बोलेंगे जो मार रहा है दूसरे को? को देखा जाए तो आप वहाँ पे लोकल जाके बात कीजिए ना, आप हिडमा की इमेज के बारे में। पूरा गांव का सैलाब उठ के आ गया, क्या कारण था? लेकिन अभी तो वहाँ पे लोग ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब वहाँ के लोगों का अगर देखें तो ऐसा कोई ओपिनियन ये बोल रही हैं। नहीं, देखिए अब जो चीजें दूसरा मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, मान लीजिए कोई आतंकवादी मरता है, क्या उसको ऐसे हाईलाइट करना सही है कि वो मर गया तो आप उससे सिंपैथी रखें? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों के मल्टीपल ओपिनियंस हो सकते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट सिचुएशंस। आप जिस स्थिति से गुजर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि झारखंड का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का या एक ट्राइबल जनजाति से एक व्यक्ति जो बिलोंग करता है वो भी सेम सिचुएशन से गुजर रहा हो। आपके लिए नायक आपकी सिचुएशन को लेके है और उनके लिए नायक उनकी सिचुएशन को लेके है, जिस परिस्थितियों में वो जी रहे हैं। इस लड़की की बातों में आपने सुना होगा कि कौन किसे हीरो माने, किसे आदर्श माने, ये उसकी सिचुएशन पर निर्भर करता है। हमें जब इस लड़की ने अपना बैकग्राउंड बताया तो हमें भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि जहां इसके परिवार में देश सेवा और राष्ट्रभक्ति के आदर्शों की लंबी लिस्ट है, तो वहीं ये लड़की उन आदर्शों की तिलांजलि देते हुए किसी वामपंथी संगठन का लाल चश्मा पहनकर देश विरोधी बहकावे के गिरफ्त में पूरी तरह से आ चुकी है। मैं जिस घर से आती हूँ, मैं उत्तराखंड से आती हूँ, हर तीसरे घर पे एक डिफेंस ऑफिसर है। मेरे भाई जो है राष्ट्रीय राइफल में है, मेरे बड़े पापा जो है आईटीबीपी में है, मेरे नाना जी बीएसएफ से रह चुके हैं। मेरे लिए वहाँ तक उनका ओपिनियन क्या है? उनका ओपिनियन, मैं घर नहीं गई हूँ, बिल्कुल बात करके आपको बताऊंगी कि उनका ओपिनियन क्या है। बट एक बार उनसे पूछिएगा कि अगर मैं पूछूंगी इस बारे में, उस चीज़ पे लाइक ठीक है। अब आप, मैं बस मेरा वही कहना है कि जो आपके लिए नायक है, ज़रूरी नहीं वो हर किसी के लिए नायक है। जो रिसोर्सेज आपको आपकी गवर्नमेंट दे रही है, ज़रूरी नहीं है कि उनको भी वही रिसोर्सेज गवर्नमेंट दे रही है। जेएनयू के इस दौरे में हमने उन छात्रों से भी बातचीत की जो एबीवीपी के सदस्य हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस बातचीत के कुछ अंश। छात्र संघ चुनाव के बाद जेएनयू में प्रोटेस्ट की हवा तेज हुई है। जो जेएनयू और प्रोटेस्ट का रिश्ता लैला मजनू जैसा था, वो फिर से अब लोगों को देखने को मिल रहा है। वो फिर चाहे 10 नवंबर की घटना इंडिया गेट के बाहर हो या फिर जो भी कहा गया हिडमा को लेकर जो नारे लगाए गए, इन तमाम चीज़ों पर आप किस तरीके से देखते हैं और लोगों के बीच में क्या एक मैसेज जाना चाहिए उन दोनों प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मेरा एक इसमें सवाल है कि जेएनयू के लोग क्या जेएनयू के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या किसी और नैरेटिव्स को बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जेएनयू के छात्र छात्राओं ने उन्हें चुनकर जेएनयू के समस्याओं के लिए चुना है।
जेएनयू के लिए चुना है, ना ही कि देश विदेश में अब क्या चल रहा है उसके लिए उनको नहीं चुना है कभी भी। आप जा रहे हो, आप प्रदूषण के लिए आप जा रहे हो, प्रोटेस्ट में जा रहे हो कि, लेकिन आप उसमें जाके सरकार को घेर रहे हो, सरकार की नीतियों को घेरने लग जा रहे हो। हिडमा को लेके जब हिडमा को मारा गया तो हमने भी यहाँ पे विजय मार्च निकाला था। अरे आकर ले लो, हम तुमको देंगे, बड़े शौक से देंगे, ठोक के देंगे आजादी। तो उसमें भी हमें देखा गया था कि कैसे हमारे ग्रुप्स में हमें साइडलाइन किया जा रहा है, पोस्टर्स निकल रहे हैं, पर्चे निकल रहे हैं कि कैसे हम एक ट्राइबल लीडर को हम कैसे उसके मौत को हम ये जश्न मना रहे हैं। लेकिन हमारा जो आर्गुमेंट था, हमने उस आर्गुमेंट पे काउंटर किया कि नहीं, जितने जान उन्होंने लिए हैं, जितने हमारे फोर्सेस के जवानों को मारा है, तो हमारा बनता है कि हम उसके मौत का हम विजय जुलूस मनाएंगे। तुम कितने हिडमा लोगे, हम उतने हिडमा मारेंगे, तुम कितने हिडमा लोगे, हम उतने हिडमा मारेंगे, घर से हिडमा निकलेगा, मारेंगे, घर से हिडमा निकलेगा, घर में घुसते मारेंगे, नक्सलवाद की छाती पे, आतंकवाद की छाती पे, हिडमा की छाती पे, हर बुलंद की छाती पे। और इसी हिडमा को लेकर और इसी जेएनयू कैंपस में शायद साल 2010 के आसपास जब हिडमा ने 76 के आसपास जो सीआरपीएफ के जवानों को दंतेवाड़ा की तरफ जो इनकाउंटर हुआ था, नक्सल इनकाउंटर, उसमें मारा था और इसी जेएनयू में उसके लिए जश्न मनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। ये जो नक्सली पूरे वामपंथी संगठन थे 2010 में जब ये घटना हुई थी, तो बेरसराय सिर्फ कैंपस के अंदर नहीं, ये इतने निर्लज थे कि आसपास के जितने मोहल्ले थे, बेरसराय में इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी, विजय मार्च जुलूस निकाला था, इन्होंने पूरा जश्न मनाया था। इसी ओईटी पे बड़ी इन्होंने सारे संगठन एकत्रित होकर इन्होंने नाच गाने गाए थे। तो यहाँ जेएनयू की जनता को ये नहीं बताते कि हमने क्या किया था, बस ये अभी अपने नैरेटिव में उनको जो बिल्ड करना है, उनके नैरेटिव के लिए जो भी चीज़ें उन्हें लग रहा है कि सही है, वो बस वो आज के ज़माने में वो बता रहे हैं लोगों को। जैसा कि हमने 10 नवंबर को देखा कि फेस बनाया गया जेएनयू की स्टूडेंट प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा को। तो अदिति मिश्रा तभी 3 दिन पहले ही स्टूडेंट काउंसिल का चुनाव जीत के यहाँ की प्रेसिडेंट बनी थी और सीधे तौर पर वो फिर एक ऐसे प्रोटेस्ट में जा रही हैं और जाने के बाद उस पूरे प्रोटेस्ट के नैरेटिव को बदल देती हैं। तो क्या ये जेएनयू के छवि पर एक दाग फिर से हम देख सकते हैं? क्योंकि कल भी जो नारा लगा है, कल वो वीडियो चारों तरफ वायरल हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं जेएनयू पे हैं, क्योंकि शायद उस प्रोटेस्ट में जेएनयू के भी कोई लिंक था, जेएनयू के कोई स्टूडेंट थे उसमें। अब उसमें जहाँ तक हमें पता चला 1-2 जो छात्र थे जो गए थे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले जो वामपंथी संगठन है, जो पहले लेफ्ट कॉरिडोर पे अपनी छाती पीटने से नहीं थकते थे, अब वो कुछ लेफ्ट पॉकेट्स में बच गए। तो ये जो चिराग बुझने के समय जो उनकी बौखलाहट है, दिया जैसे फरफराता है, ये वो फरफराहट है कि उनके पास कोई लोग नहीं है, उनके पास संगठन नहीं है। एक यूनिवर्सिटी जहाँ से इतने अच्छे स्कॉलर्स निकलते हैं, जहाँ से लोग बाहर अच्छी खासी जॉब्स में जाते हैं, वहाँ पर जब बच्चे पढ़ाई के अलावा प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं और बाद में ऐसे नारे लगाते हुए दिखते हैं जो एंटी इंडिया है, तो इसकी जो रूट्स है, जो कि आप बोल रहे हैं कि नक्सलिज्म, अर्बन नक्सलिज्म इससे रिलेटेड है, तो इन बच्चों का जो ब्रेन वॉश किया जाता है, सबसे पहली बात वो कैसे किया जाता है, कैसे ऐसे बच्चे पकड़े जाते हैं जो आइडिया लगाया जाए कि हम इसको इन्फ्लुएंस करेंगे और ये हमारे लिए हमारे उसमें आ जाएगा और फिर प्रोटेस्ट करेंगे। कैडर बिल्ड जैसे आपने बताया कि माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करना,
करते थे बहुत। जैसे कि आप अर्बन नक्सलिज्म का आप जेएनयू सेंट्रिक अगर आप बात करो तो जेएनयू को आप पहले से अगर देखें लेफ्ट का, तो कौन यहाँ पे चला रहा था? सीताराम येचुरी से लेके कितने बड़े बड़े लेफ्ट के लीडर्स थे, उन्होंने ही यहाँ पे इस्टेब्लिश करा, और उनके जो इस्टेब्लिश किए वो आज तक चले आए। चेन ऑफ कमांड उनकी बनी हुई है कि कैसे वो हायरार्की उनके एक संगठन के अंदर बनी हुई है, जेएनयू के अंदर में। अरे याकूब को दे दी आजादी, अरे अफजल को दी थी आजादी, अरे उमर को देंगे आजादी, साजिल को देंगे आजादी, अरे अफजल को दी थी आजादी, अरे उमर को देंगे आजादी, साजिल को देंगे आजादी, हैदराबाद में दी थी आजादी, पंजाब ने दी है आजादी, अरे अफजल को दी थी आजादी, अरे उमर को देंगे आजादी, साजिल को देंगे आजादी, हैदराबाद में दी थी। तो आपने देखा, सुना, समझा और जाना कि किस तरह इस मुल्क की राजधानी के दिल में बसा एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान धीरे धीरे वामपंथी अफकार का एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहां गमलों में उगते पौधे भी इल्म की जगह अफीम की कहानी कहते हैं। यहाँ आज़ादी आज़ादी के नारे गरीब और दूर दराज के गांव से आए मासूम छात्रों के दिमाग पर एक ऐसा धुंधलका डाल देते हैं कि उन्हें ये यकीन दिलाया जाता है कि ये सरकार तुम्हारी नहीं, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी आवाज़ सब बेगाना है। यहाँ नक्सलियों को अब बाइफिक्र बताया जाता है, उनकी फेंकी हुई मवादी सोच की बोटियों को जन्नत का पाक निवाला समझकर एक अनऑफिशियल क्रैश कोर्स चलाया जाता है जिसमें दंगाइयों, अराजकतावादियों और आतंकियों को रोमांस ऑफ रिवॉल्यूशन बनाकर पेश किया जाता है। इतना कि देश के लिए खून बहाने वालों की औलादें भी खूनी आंदोलनों के सरगनाओं को अपना आइडल समझने लगे। आतंक के मॉड्यूल शहीद के फलसफे में बदल दिए जाते हैं। आज भले ही दुनिया किसी और मसले पर बात कर रही हो, मगर हमारी नामी यूनिवर्सिटी के कई वामपंथी छात्र हर विमर्श को अपनी जहरीली मानसिकता के माया जाल में ऐसा उलझा देते हैं कि उनका मकसद किसी सार्थक बहस की बजाय शोर, अराजकता और बांटने की फितरत बन जाता है। सवाल यही है कि सत्ता विरोध कब और कैसे देश विरोध में ढल जाता है। हम इस मंजर को बरसों से कॉलेज कैंपस के इतिहास में देख रहे हैं। दिल्ली पहुंचते पहुंचते जहां किसी छात्र के घर में फौज की 3 पीढ़ियों का इतिहास लिखा हो, वही छात्र कुछ महीने में अपने ही सेना पर सवालों की बौछार करने लगता है, उसी सेना पर जो उसके सपनों और सरहदों की रखवाली करती है। और अब देश भर में लेबर लॉ के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। उन्हीं छात्रों को दोबारा मोहरा बनाया जा रहा है, उन्हीं को जिनके लिए प्रतिवाद और देश विरोध की लकीर जानबूझकर धुंधली रखी जाती है। आखिर इस सब के पीछे कौन सी हवा, कौन सी सोच, कौन सी ताकतें काम करती हैं? यही इस संवाद, इस डॉक्यूमेंट्री का असल मकसद था। देखते रहिए ऑप इंडिया।